तो ये चैप्टर हम लोगों का कौन है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? तो डिवोशनल फीलिंग टुवर्ड्स अ कंट्री बाय इट्स कंट्रीमैन। किसी देश के लोगों के द्वारा अपने देश के प्रति जो एक इमोशनल फीलिंग होता है ना, उसी इमोशनल फीलिंग को हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। तो डिवोशनल फीलिंग किसी के साथ हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, फादर के साथ हो सकता है, गॉड के साथ हो सकता है ना? तो यदि ये चीज किसी देश के साथ हो तो दैट इज टर्म्ड एज नेशनलिज्म। ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ एक टर्म है, एक डिवोशन होता है इसमें देश के लिए। तो हम भारत में रहने वाले लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पे भारत के प्रति हमारी देशभक्ति है, हमारा नेशनलिज्म है। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के समय तक जो मॉडर्न सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, इसका डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ था, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो नेशनलिज्म का एक पर्पस होता है। जैसे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में नेशनलिज्म आया ग्रेजुअली सभी देशों में, वहां का पर्पस कुछ और था और हमारे देश का पर्पस कुछ और था। क्योंकि आप जान रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में एक यूरोपियन कंट्री में एक सेंस डेवलप हुआ नेशनलिज्म का। उसका पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द नेशनलिज्म इन यूरोप? तो वहां पर पर्पस था टू क्रिएट नेशन स्टेट in place of multi-dynastic empire. They wanted to create their own nation state. For that purpose they revolted. They created a sense of nationalism. लेकिन भारत या कोई भी जो कॉलोनियल कंट्री था, चूंकि यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में अपना कॉलोनी स्टेब्लिश किया, उस पर रूल करना शुरू किया, तो हम लोगों के देश में जो नेशनलिज्म था उसका एक पर्पस था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इसमें हम लोगों ने कॉलोनियल गवर्नमेंट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमने रूल किया, उनको यहां से हटाने के लिए। लेकिन सेंस ऑफ नेशनलिज्म चाहे किसी भी देश का किसी भी पर्पस हो, सेंस ऑफ नेशनलिज्म सब देश का एक होगा। तो हमारे देश में एक्चुअली पहले से भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे। कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों को हटाने के लिए, उसके बाद भी चला। लेकिन ये मोमेंटम कब हासिल किया? जब हमारे देश के पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी इससे पहले साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ और जनवरी 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उसका पॉलिटिकल टीचर था, उनके कहने पर महात्मा गांधी भारत आए। मतलब कई एक साल साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद, और उनके आने से क्या हुआ, हमारे देश का पॉलिटिक्स एक नए ट्रेंड की तरफ बढ़ा, क्योंकि महात्मा गांधी बिल्कुल नए इनोवेशन के साथ वहां से आए थे। सत्य, सत्याग्रह, धर्म, अहिंसा, ये सब तमाम चीजें लेकर के जो हमारी भारतीय संस्कृति का पार्ट रहा है, और उन्हीं सब चीजों को उन्होंने टूल्स बनाया, है ना। और हमारे देश में एक बड़ा सा नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इसलिए दैट एज इज टर्म्ड एज गांधीयन एरा। 1915 से आप कह सकते हैं 1915 से लेकर के 1947 ये जो पीरियड है इसको गांधीयन एरा, बिकॉज दैट टाइम द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज डोमिनेटेड एंड लेड बाय कांग्रेस एंड महात्मा गांधी। सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट टॉपिक जो इसका दिया हुआ है, इस पर आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1914 में। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बजाय इसको हम लोग यूरोपियन वार भी कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैटल टुक प्लेस इन यूरोप। इसको पहला इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जा सकता है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड वेपन्स वेर यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, लेकिन चूंकि हमारे देश पर ऑलरेडी ब्रिटिश रूल था तो इम्पैक्ट तो हमारे भी देश में पड़ना था। तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर कि द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। जैसे ही यूरोप में लड़ाई शुरू हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, तो हमारे देश का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सीनरियो दोनों चेंज हो गया बिल्कुल। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। पहला काम, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश को उस समय बहुत ज्यादा मतलब बजट खर्च करना होता था, कौन चीज पर, सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर, आर्मी पर, डिफरेंट टाइप के वेपन्स पर। इसलिए हमारे देश में भी जो है वार एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वार पर खर्च किया जाने लगा, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के पास में दो ही साधन था, गवर्नमेंट के पास में दो ही साधन था। और ये दो साधन कौन था? चाहे तो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड से लोन लेता वहां की सरकार से,
या नहीं तो फिर यहाँ के लोगों पर टैक्स बढ़ाता। यही दो इनकम था सरकार के पास में। तो ये दोनों काम उन्होंने किया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इंग्लैंड के ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन भी लिया और हमारे देश के लोगों पर टैक्स भी उन्होंने इंक्रीज किया वार एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो कस्टम ड्यूटी होता है, एक प्रकार का टैक्स, जब एक देश के सामान दूसरे देश में जाते हैं, एक देश का सामान जब दूसरे देश में जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया और पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। इसके बाद अगर आप स्टडी करते हैं उस समय का इकोनॉमिक प्राइसेस का, इन्फ्लेशन का, तो आपको पता चलेगा कि 1913 से लेकर के 1918 के बीच हर एक चीज का कीमत बढ़ा। ऐसा वैसा नहीं बढ़ा, बल्कि वो डबल हुआ। अगर कोई चीज 5 रुपया में बिक रहा होगा तो वो सीधे 10 रुपया का हो गया 1913 से लेकर के 1918 के बीच में। और ये सिचुएशन हमारे देश के लिए बहुत खराब था, क्योंकि 80% आदमी यहाँ पर पॉवर्टी रिडन था ऑलरेडी। 80% पीपल वेयर पॉवर्टी रिडन, इसलिए लोगों का हार्डशिप जो था सो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अच्छा, इसके बाद तीसरी समस्या क्या थी, विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। गांव के लोगों को चूंकि ब्रिटिश को सरप्लस आर्मी की जरूरत थी डिफरेंट मोर्चों पर लड़ने के लिए, इसलिए गांव के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया जाता था। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इसको जबरदस्ती भर्ती बोलते हैं, आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किया जाता था, ये शुरू कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ग्रामीण लोगों में खास करके विलेजर्स में एक गजब का वाइड स्प्रेड डिसकॉन्टेंटमेंट शुरू हो गया। मतलब सभी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो गए। और उतना ही नहीं, 1918 से 1919 और 1920-21 ये दोनों सालों में देश के डिफरेंट हिस्सों में जो है क्रॉप्स फेल हो गया। तो समस्याएं जब आती हैं तो एक साथ बहुत सारी समस्याएं आती। क्रॉप्स फेलने के बाद में क्या हो गया, तो बहुत सारे जगहों में जो है एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया। इतना ही नहीं, उस समय में क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी जो है स्प्रेड कर गया। ठीक है। तो मतलब देश चारों तरफ से अनेक प्रकार की समस्याओं में घिर गया था। लोगों का सोचना था यहाँ का कि चलो भाई, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व है, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलेगा तो फिर इन सब समस्याओं पर ध्यान देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही सिचुएशन में हमारे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नए लीडर का आगमन हुआ, जिस लीडर का नाम है महात्मा गांधी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि महात्मा गांधी वाज इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। पिछले 22 सालों से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो वहाँ लोग, इंडियन लोग रहते थे, उनके लिए सक्सेसफुल मूवमेंट भी चलाया। तो महात्मा गांधी का जो ये सत्याग्रह था, ये कोई नया प्लानिंग नहीं था इंडिया में, ये ऑलरेडी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके साउथ अफ्रीका में देख लिया था और उनको भारी सफलता मिली थी। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी यहाँ आए और यहाँ जब उन्होंने आया तो उन्हीं सिद्धांतों को वो यहाँ पर भी लागू करने के लिए मतलब सोचा। तो सत्याग्रह एक्चुअली क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब जो सच्चाई है उसको खुद एक्सेप्ट करना और दूसरों से भी प्यार से, है ना, इमोशन से समझा करके उनको भी समझाना कि सत्य क्या है। इवन कि वो ऑपरेसर ही क्यों नहीं हो, वो कोई जालिम और अत्याचारी ही क्यों ना हो, आपको ये समझाना होता है कि आप जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है। उसको कन्विंस करना होता है आपको, क्योंकि एक सत्याग्रही कभी कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि महात्मा गांधी जैसे लोगों का मानना था, महात्मा गांधी का खास तौर से मानना था कि अगर हमारा काउज सही है और अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर किसी प्रकार के शक्ति का प्रयोग करना जरूरी ही नहीं है। तो सिर्फ करना यहाँ पर क्या है, जो ऑपरेटर है उनको ये कन्विंस करना है कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो फाइनली क्या होता है, सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होती है। आप सत्य हैं इसलिए आपकी विजय हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और महात्मा गांधी ने इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को साउथ अफ्रीका में बखूबी आजमाया, उनको सफलता भी मिली। अब महात्मा गांधी को उन चीजों का प्रयोग भारत में करना था। लेकिन महात्मा गांधी जैसे भारत में आए तो अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड ही वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी एक्चुअली ब्रिटिश का कोऑपरेटर बन करके आया था, लेकिन यहाँ के सिचुएशन ने उसको
नॉन कोऑपरेटर बना दिया। वेरी सिंपल। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि घर में अगर माँ हंडी में खाना बनाती है तो क्या करती है, 2 चावल निकाल करके देखती है ना, कि अगर 2 चावल पक गया तो पूरा हंडी जो है पक गया, है ना। तो उसी तरह से महात्मा गांधी कोई भी बड़ा मूवमेंट एक बार की नहीं शुरू कर देना चाहते थे। वो लोकल लोकल मूवमेंट करके इस बात को जांचना चाहते थे कि भाई हम जो वहां से करके आए हैं वो यहाँ पर सफल होगा कि नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी का जो शुरुआती मूवमेंट है उसको लोकल मूवमेंट्स कहा जाता है। और इस तरह के 3 लोकल मूवमेंट्स, हाउ मेनी, 3 लोकल मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकल मूवमेंट्स। तो इसमें सारे देश इन्वॉल्व नहीं थे, एक पर्टिकुलर एरिया इन्वॉल्व था। आपको यह याद रखना है कि महात्मा गांधी का एक्चुअल पॉलिटिकल कैरियर बिहार से शुरू हुआ, चंपारण से। और वो कब, 1917 में। क्योंकि चंपारण में इंडिगो प्लांटिंग होता था इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से। यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब महात्मा गांधी आकर के किसानों से बातचीत किया और इसके बाद मूवमेंट शुरू किया। तो यहाँ पर सफलता मिली महात्मा गांधी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम किसी आदमी को अब कंपेल नहीं करेंगे, है ना। और जो टैक्स सबका जो मतलब डिफिकल्टी था उसको भी महात्मा गांधी वहां पर सॉल्व किया, ये पहला था। इसके बाद महात्मा गांधी यहाँ से सीधा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वहां पर गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की परेशानी थी। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी क्रॉप्स फेल कर गया था और दूसरा यहाँ पर प्लेग ऑलरेडी फैला हुआ था। 2 तरह की परेशानी थी और इस परेशानी में वहां के किसान जो थे गवर्नमेंट को टैक्स देने में सक्षम नहीं था। और किसान जो मतलब गवर्नमेंट जो था सो वो एकदम रिजिड था कि हमको टैक्स चाहिए मतलब चाहिए। तो महात्मा गांधी यहाँ पर भी पहुंचे और महात्मा गांधी बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए या बिना इस बात के लिए किसी को कंपेल किए हुए वहां पर जो रेट ऑफ रेवेन्यू जो 30% था उसको रिड्यूस करके महात्मा गांधी 6% पर ला दिया। और यह भी तय करवा दिया गया कि व्हेन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट विल बी नॉर्मल देन दे विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बिना किसी मारपीट का। तो महात्मा गांधी का इससे क्या हो रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। महात्मा गांधी वाज इंक्रीजिंग इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज लोकल मूवमेंट्स। तीसरा मूवमेंट फिर गुजरात में ही अहमदाबाद में हो गया, मिल वर्कर्स का। क्योंकि मिल वर्कर्स जो गुजरात के फैक्ट्रीज में काम करते थे, खास करके कॉटन इंडस्ट्री में, दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज, ओके। दे हैड टू वर्क फॉर so many hours, working condition was not appropriate and the wages that were obtained by them were very meager। इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर महात्मा गांधी ने लीड किया मूवमेंट को और यहाँ पर भी महात्मा गांधी को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता उनको मिल गई। तो दीज 3 लोकल मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। आपको याद रखना है और ये इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो जो 3 लोकल मूवमेंट्स हुआ जिसमें महात्मा गांधी को बहुत बड़ी सफलता मिली, तो महात्मा गांधी वाज वेरी बोल्ड कि नाउ आई एम इन द पोजीशन टू स्टार्ट अ नेशन वाइड मूवमेंट। और नेशन वाइड मूवमेंट शुरू करने का एक कंडीशन भी आ गया, क्योंकि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया एक एक्ट जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, है ना। उस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बड़ा कड़ा कानून लाना चाहती थी। और यह कड़ा कानून क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें प्रपोज कर दिया। जबकि उस समय जो भारत के मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों ने यूनाइटेडली उस एक्ट का विरोध किया। इस विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जितना जल्दी हो सका इस कानून को पास कर दिया। कानून को पास कर दिया, ओके, कानून पास कर दिया। इस कानून का प्रोविजन जो था वो बहुत खराब था। इसके तहत किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था बिना किसी कोर्ट ट्रायल का। एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ डाउट एंड सस्पिशन एंड कुड कीप द मतलब दैट पर्सन इन द जेल फॉर 2 years विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। तो 2 साल में अगर चाहता तो ब्रिटिश उसको मारपीट करके खत्म करके बर्बाद कर देता। मतलब यहां पर भी नियम क्या होना चाहिए कि जैसे ही कोई आदमी को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको देन एंड देयर उसको नियरेस्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाना होता है। ये डेमोक्रेसी बोलता है ना। और वहां पर जाकर के कोर्ट को इस बात का पता चलना चाहिए कि जो अरेस्ट हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर सही हुआ है तो जो कानून है उस कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चलेगा, और नहीं तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या प्रोविजन रख दिया कि बिना किसी कोर्ट ट्रायल का किसी भी आदमी को फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 years द पर्सन कुड बी केप्ट इन जेल।
तो महात्मा गांधी ने इस बात को फील किया कि ये तो दुनिया का सबसे ऑपरेसिव लॉ है भाई, कि आप किसी भी आदमी को बिना किसी प्रूफ का, किसी सस्पिशन के आधार पर अरेस्ट कर लीजिए, उसको 2 साल जेल में रखिए, ये तो बड़ा अनर्गल बात है। तो महात्मा गांधी ने सोच लिया कि नहीं, इस पर हम नेशन वाइड मूवमेंट शुरू करेंगे, और उसके लिए उन्होंने डेट भी मुकर्रर कर दिया कि 6 अप्रैल को हम पूरे देश में हड़ताल करेंगे। तो जब 6 अप्रैल आया तो 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ। तो यह हड़ताल जब हुआ तो पूरे देश भर में रैलीज आयोजित किया गया, लगभग सारे सिटीज में। वर्कर्स जहां जहां काम कर रहे थे सब स्ट्राइक पर चले गए। रेलवे वर्कशॉप पर जो काम हो रहा था वो बंद हो गया। लगभग सिटीज में सारी दुकानें जो है वो बंद हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का भरोसा था कि ये पॉपुलर हो जाएगा धीरे धीरे, और यदि पॉपुलर हो जाएगा तो ब्रिटिश को अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पहले से डिसाइडेड था कि हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे उस पर। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच लिया था कि जो नेशनलिस्ट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर हम बहुत बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत कठिनाई से, बहुत मतलब हार्ड तरीके से हम उसके साथ पेश आने जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो लोकल लीडर्स था जिसके अंडर में मान लो ये सब मूवमेंट हो रहा था, सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पर्टिकुलरली ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया कहां पर, पंजाब में, खास करके अमृतसर में। तो अमृतसर का जो लोकल लीडर्स था उसको पिकअप मतलब अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को मतलब दिल्ली जाने से रोक दिया गया। और ऐसे ही समय 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस जो है एक पीसफुल किसानों का प्रोसेशन चल रहा था उस पर जो है अटैक कर दिया। ये जो अटैक किया तो इंडियन भी और मानने वाले नहीं थे, ये लोग रिटर्न में जो है अटैक करना शुरू किया, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंबलाइज कर रहा था तमाम पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब ये खास करके मैं कहां की बात कर रहा हूं, अमृतसर की। और जब स्थिति अमृतसर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यहां पर गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, और मार्शल लॉ लगा करके चार्ज दे दिया गया किसको, जनरल डायर को। ऐसे ही समय में यहाँ एक इनफेमस घटना हुई जिसको हम लोग जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोलते हैं। और ये घटना कब हुई, तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को। कब हुआ, 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन। बैसाखी एक फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे हम लोग होली मनाते हैं गेहूं के फसल की कटाई के बाद, या फिर मान लो ओणम मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है, तो उसी तरह से पंजाब में जो मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैसाखी। बैसाखी 13 अप्रैल को था। और यहाँ पर अमृतसर में बहुत सारे लोग, अगल बगल वाले गांव से लोग आए थे हिस्सा लेने के लिए, चूंकि यहाँ पर एनुअल फेयर भी ऑर्गेनाइज होता था। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा मतलब होने का मतलब हुआ कि 2 पर्पज से लोग आए। एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये रिप्रेसिव कानून था इसका विरोध करने के लिए, और बहुत सारे लोग मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। गांव के लोग, लेडीज, मतलब चिल्ड्रन, इन लोगों को क्या पता कि क्या होता है, मार्शल लॉ नहीं होता है। ऐसे भी उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल वे आर इलिटरेट, वो समझते नहीं थे। और ये सारे लोग जमा हो गए कहां पे, अमृतसर में एक गार्डन है जिसको जलियांवाला बाग बोलते हैं, थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा हट करके यहाँ पर लोग जमा हो गए। तो ये गार्डन जो है सो थोड़ा सा बड़ा गार्डन है, लेकिन उसमें परेशानी क्या थी, एक ही एंट्री था, एक ही एग्जिट था, मतलब जिससे अंदर जाओ उसी से फिर बाहर आओ। तो यहाँ पर बढ़िया भीड़ जमा हो गया, बट ऑल ऑफ देम वेर अनआर्म्ड। उसके पास में किसी तरह का हथियार नहीं था, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सब यहाँ पर पहुंच गए थे। तो जब पता चल गया ब्रिटिश को, जनरल डायर को पता चल गया कि भीड़ इकट्ठा हो गई है वहां पर, तो वो क्या किया, अपने आर्मी के टुकड़ी के साथ में आया और अपने आर्मी को स्टेशन कर दिया कहां पे, एग्जिट पॉइंट पे, और ऑर्डर कर दिया फायर करने का। मिनटों में लाशों का ढेर लग गया। व्हेन द न्यूज स्प्रेड इन द कंट्री, द होल कंट्री, ये पहला बार था जब पूरा देश शॉक्ड हो गया, है ना। तो जब डायर से ये बात पूछा गया तो डायर बोला कि ये तो हम लोगों पर जो सत्याग्रही था उसके ऊपर एक मोरल मतलब प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और एक मतलब उसमें एक टेरर की भावना उसमें हम भरने के लिए, आतंक की भावना भरने के लिए हमने ऐसा काम किया। तो जब जब जलियांवाला बाग की घटना हो गई तो एकदम लोग रोड पर आ गए, रोड पर आ गए, हर जगह में पुलिस से क्लैश, हर जगह में। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उतना ही ब्रूटल तरीके से जो है खत्म कर रहा था सत्याग्रही को, उसको रेंगने के लिए कहा जाता था, सैल्यूट करने के लिए कहा जाता था। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या लेडीज, सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसी तरीके से पनिश करना शुरू किया। तो जब महात्मा गांधी को ये लगा कि भाई हमारा मूवमेंट टर्न हो रहा है वायलेंट की तरफ, वायलेंस की तरफ, तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को बंद कर दिया।
तो इस मूवमेंट का असर क्या था? तो निश्चित रूप से ये एक नेशन वाइड मूवमेंट था, लेकिन इसका असर मोस्टली सिटीज एंड टाउन्स पर हुआ। गांव के लोगों पर थोड़ा सा, उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एफिशिएंट नहीं था, तो गांव के लोगों पर इसका असर थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है। तो जब रॉलेट सत्याग्रह बंद हो गया, ओके, तो महात्मा गांधी को लगा कि कोई ऐसा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हमको शुरू करना चाहिए। तो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करने का एक ग्राउंड भी उस समय था, और वो ग्राउंड था खिलाफत इशू। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि खिलाफत मतलब खलीफा जो था, जो ऑटोमन एम्पायर का रूलर था, और वो केवल रूलर नहीं होता था, स्पिरिचुअल हेड भी होता था। तो वो इलेक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। तो र्यूमर फैल गया कि उसके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटी होने वाला है। तो भारत के मुसलमानों ने उनको डिफेंड करने के लिए महात्मा गांधी से बातचीत किया। दो भाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको अली ब्रदर्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों के सहयोग से और महात्मा गांधी के सहयोग से ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो महात्मा गांधी ने वादा किया कि इस मामले में हम लोग साथ देंगे, और हम जो स्वराज के लिए मूवमेंट शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोग हमको साथ दीजिए। तो बात तय हो गई। तो महात्मा गांधी ने जिस मूवमेंट को शुरू किया, उस मूवमेंट को बोलते हैं नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। दो मूवमेंट एक साथ, एक खलीफा के गवर्नमेंट को डिफेंड करना, बचाना, और दूसरा स्वराज्य प्राप्त करना। और जो कुछ हुआ जलियांवाला बाग में, उसकी निराकरण के लिए इन तीन कारणों से महात्मा गांधी ने ज्वाइंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको हम लोग नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। अब बोल रहा है क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय नन कोऑपरेशन? तो महात्मा गांधी जैसे लोगों का मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश रूल स्टेब्लिश हुआ है वो इंडियन लोगों के सहयोग से हुआ है, और भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा है वो इंडियन लोगों के सहयोग से चल रहा है। इसी कारण से अगर भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से सहयोग करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर में ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज आ जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी इसको चाहते थे कि स्टेप वाइज हो, स्टेप वाइज सारे चीजों का बाइकआउट, और यदि बाइकआउट करने पर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट विरोध करती है तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे कानून को तोड़ना शुरू कर दिया जाए। ठीक है। इसके लिए पूरे देश का जनमत बनाने के लिए महात्मा गांधी और दोनों भाई मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली पूरा देश का ट्रेवलिंग किया, लोगों को अपील किया कि आप लोग इस मूवमेंट में हिस्सा लीजिए, बट नॉन वायलेंट तरीके से। और महात्मा गांधी और इधर कांग्रेस, महात्मा गांधी ये मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के मेंबर्स जो थे इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं थे, वो शुरू नहीं करना चाहते। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के बीच का टसल जो है बढ़ता चला गया। कांग्रेस 2 खेमे में ऑलमोस्ट बट गया। एक खेमा महात्मा गांधी को साथ दे रहा था, दूसरा खेमा इसके विरोधी का खेमा था। मतलब टसल इतना बढ़ गया कि लगा कि जो इसका कोई मतलब मीटिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन चूंकि महात्मा गांधी में कन्विंसिंग पावर था, बाकी लीडर को इन्होंने तैयार कर लिया और एक बैकग्राउंड तैयार हो गया नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के लिए। और जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो इसमें डिफरेंट ग्रुप के लोगों ने हिस्सा लिया, है ना, डिफरेंट ग्रुप के लोगों ने हिस्सा लिया। तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि इस मूवमेंट का क्या असर हुआ सिटीज और टाउन्स पे। शहरों में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो बड़े लार्ज स्केल पर शुरू हुआ, खास करके मिडिल क्लास के लोगों ने इसमें खूब हिस्सा लिया। स्टूडेंट जो है कॉलेज जाना छोड़ दिया, मतलब जगह जगह में विदेशी कपड़ों का ढेर लगा करके उसमें आग लगाया जाना शुरू हो गया। एक्सपोर्ट जो होता ब्रिटेन से जो इंपोर्ट होता था वो लगभग घट गया। यहाँ पर जो एक्सपोर्टेड मटेरियल था उसका बिक्री करना लोगों ने छोड़ दिया। इसके बाद जो तुम्हारा लिकर शॉप का दुकान था वहां पर लोगों ने पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पे लोग खादी पहनना शुरू कर दिया। कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स काम करते थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। लॉयर्स लोग जो कोर्ट में काम करते थे उन्होंने ये बंद कर दिया। इस तरीके से मूवमेंट जो है स्प्रेड करता गया, टाउन में चलता गया। लेकिन धीरे धीरे ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, हाउ डिड द पीपल ऑफ सिटीज एंड टाउन पार्टिसिपेट इन द सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है कि व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन द सिटीज एंड टाउन्स। ये लास्ट पैराग्राफ में ये क्वेश्चन है। पहला ये है कि महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया कि अपना देश में बना हुआ कपड़ा पहनिए। तो यहाँ पर हाथ से कपड़ा बनता था, उसमें इंडस्ट्री फैक्ट्री था नहीं, तो लोगों ने खादी पहनना शुरू किया। घर का जो सामान था वो बेच करके किसी तरह से एक बार खादी कपड़ा पहन लिया। लेकिन खादी कपड़ा पहनना बड़ा एक्सपेंसिव, चूंकि ये हाथ से बनता है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द पुअर्स ऑफ इंडिया टू कंटिन्यू द यूज ऑफ खादी। तो एक बार खादी खरीद लिया, इसके बाद जो है फिर वही विदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया वो। अच्छा, महात्मा गांधी के कहने पर स्टूडेंट चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब जगह जाने से मना कर दिया, नहीं जाना, बंद कर दिया वो। तो स्कूल न जाना बंद कर दिया, कॉलेज न जाना बंद कर दिया, पढ़ाई तो बंद नहीं कर दिया था। हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था।
है ना, जहां पर कि इन सारे स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सके। दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि लॉयर्स, मान लो कोर्ट जाना बंद कर दिया, लाइवलीहुड का सवाल था ना, लाइवलीहुड का सवाल था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे ये मूवमेंट स्लो डाउन हुआ कि जो जिन लोगों ने डिफरेंट चीजों को छोड़ा था, ओके, उन्हीं चीजों को वो ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए लंबे समय तक इस मूवमेंट में जुड़े रहना पॉसिबल नहीं था। तो जो लोग खादी कपड़ा पहनना शुरू किया था वो फिर से फॉरेन क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया। जो मान लो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो पढ़ रहा था वो जो छोड़ा पढ़ाई तो फिर उसी स्कूल में जाकर के एडमिशन लेने लगा। जो टीचर्स, जो लॉयर्स, जो अपने प्रैक्टिस को बंद कर दिया था, टीचिंग बंद कर दिया था, फिर उन्हीं कामों को वो ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस मूवमेंट का असर जो है वो कम होने लगा। ये तो हो गया आपका सिटीज एंड टाउन्स पर। अब आ जाइए आप कंट्री साइड में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री साइड में जो है किसानों के मूवमेंट को लीड मिल गया अवध में, किससे? बाबा रामचंद्र से। बाबा रामचंद्र किसानों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि जमींदारों के खिलाफ, तालुकदारों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, बेकार काम करवाते थे, है ना। तो इसलिए बाबा रामचंद्र एक इंडेंचर्ड लेबर थे, उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें उनको साथ मिल गया जवाहरलाल नेहरू का, चूंकि जवाहरलाल नेहरू भी उसी समय पॉलिटिक्स में आए थे। उन्होंने अवध का पूरा दौरा करना शुरू किया और फाइनली अक्टूबर 1920 में इन दोनों ने मिलकर के और कुछ नेताओं ने मिलकर के अवध किसान का सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया। एंड विद इन मंथ इसका लगभग 300 ब्रांच पूरे देश भर में फैल गए। अब किसानों के मूवमेंट को, चूंकि इस समय महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों के मूवमेंट को जोड़ा गया। लेकिन किसानों ने जो रास्ता अख्तियार किया वो बहुत खराब था। किसान जगह जगह मार्केट लूट लेता था, बाजार को लूट लेता था, गोडाउन को लूट लेता था, हत्या कर देता था, किसी भी आदमी का दिन दहाड़े हत्या कर देता था, सब गलत काम कर लेता था। नाम किसका लगा देता था? महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी ने इसको ऐसा कहा है करने के लिए। तो महात्मा गांधी इनसे क्या होते चले गए, बड़े दुखी होते चले गए। एंड ही वांटेड टू गेट अ चांस टू स्विच ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे टर्न हो रहा था वायलेंस की तरफ। इसी तरीके से तुम्हारा जो दूसरा ग्रुप था आदिवासियों का, आदिवासी भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहा था। व्हाई डिड द आदिवासी मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट? तो ट्राइबल कम्युनिटी जो था, जंगलों को मोस्टली उन्होंने क्या कर दिया था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया था। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आदिवासी लोग ना जा सकते थे, ना कुछ कलेक्ट कर सकते थे, ना कुछ ग्रेज कर सकते थे, है ना। तो इस तरह से उनको मतलब बंदिश लगा दिया गया था। तो आंध्र प्रदेश में आदिवासियों को लीड करना शुरू किया कौन? अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू बिल्कुल यूनाइट कर लिया। और अलूरी सीताराम राजू अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया आदिवासियों के सामने में कि वो क्या बन गया, वो मतलब जिंदा इनकारनेशन बन गया। लोग उनकी पूजा करते थे और उनका कहना था कि महात्मा गांधी इज वेरी फाइन। लेकिन महात्मा गांधी जो चाह रहे हैं कि हम बिना वायलेंस का देश को आजाद करा लेंगे, ये संभव नहीं है, इसलिए वायलेंस करना जरूरी है। उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर शुरू किया, कई एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा, लेकिन फाइनली 1924 में वो खुद अरेस्ट हो गया और अरेस्ट होने के बाद में तुरंत उनको फांसी भी दे दी गई। और इन दिस वे ही बिकेम द टॉप मोस्ट हीरो एंड फॉक हीरो ऑफ अलूरिश, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी। अभी भी उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। ये ट्राइबल कम्युनिटी वाला रिवोल्ट हुआ।